हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स टॉक क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोई सवाल पूछें और मैं आपके सवालों के जवाब दूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवालों को पूछ लीजिएगा। अगले संडे वाली वीडियो बनाने से पहले मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में से आपके सवालों को पिक करूंगा और फिर से उनके जवाब दूंगा। चलो फिर बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है प्रताप सिंह जी का। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रताप सिंह जी। हील करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। हील ये अपने आप में इंग्लिश का ही वर्ड है। आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और यूज कैसे होता है। देखिए, हील का हिंदी में मतलब होता है आराम पहुंचाना, किसी चीज में सुकून पहुंचाना, आराम पहुंचाना। मान लीजिए कोई चोट लग गई तो उसमें जो दवाई दी जाएगी उससे हील पहुंचेगा, या आपके या किसी के मान लीजिए गैस बन रही है और मैंने कहा ये चीज खा लो या हींग खा लो, इससे आराम पहुंचेगा, तो इससे हील मिलेगा। तो किसी भी चीज से आराम मिलना, तो उसे हम हिंदी में कह देते हैं इससे आपको हील मिलेगा। तो हील मतलब आराम या सुकून। अब इसका इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? तो इंग्लिश में यूज करने के लिए आप इसके साथ एक और चीज जोड़ दीजिए, अप, हील अप। जैसे मैंने कहा कि पानी पी लो तुम्हें आराम मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं ड्रिंक द वाटर, इट विल हील अप यू, यानी कि ये तुम्हें सुकून पहुंचाएगा, आराम पहुंचाएगा। और बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी है जिनका नाम हील से रिलेटेड रखा गया है, जैसे क्विक हील। एक आपने नाम सुना होगा, टीवी में अक्सर ऐड आता रहता है। तो क्विक हील का मतलब होता है फौरन आराम पहुंचाने वाला। तो रिलीफ, क्विक, फास्ट रिलीफ, ये भी नाम सुना होगा आपने। तो ये हील और रिलीफ, इन सब का यही मतलब होता है आराम पहुंचाना, आराम देना, सुकून देना। अगला सवाल पूछा है अमरजीत जी ने। लिखा है, सर कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आ जाता है, जैसे सर आई लर्न। सर इसमें आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही सेकेंड फॉर्म है, तो सर ये क्या है? प्लीज सर, प्लीज टेल अस इन डिटेल। सर आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आई लर्न, ये जो लिखा है फ्रेज है, इसमें ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना कोई सेकंड फॉर्म है, ना कोई सेकंड फॉर्म है। तो ये आई के बाद थर्ड फॉर्म कैसे आई? मेरा सवाल आपसे कि आपको कैसे पता ये सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है? लर्न की तो सेकंड और थर्ड दोनों लर्न होती हैं, तो ये सेकंड कैसे नहीं, आपने कैसे कहा? एक्चुअली में ये सेकंड ही है, क्योंकि लर्न सीखना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही वाली होती है, टी वाली होती है। तो ये सेकंड फॉर्म है। आई कोई भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं आती है, वो अन इंग्लिश सेंटेंस में आती है, मतलब ग्रामेटिकल में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आई लर्न मैंने सीखा, आई वेंट मैं गया, आई एट मैंने खाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हुए हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अगर अभी भी आपका डाउट है तो आप मुझे कोई थर्ड फॉर्म जिसमें रियली अलग से नजर आए कि ये देखिए थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वो सेंटेंस दिखाइए और साथ ही साथ मुझे जो है उसका कोई वो भी दीजिए कि यहां से ये सेंटेंस मैंने लिया है। ऐसे नहीं अपनी तरफ से लिख के, कहीं आपने देखा हो कहीं पर आपने, तो मुझे उसका जो हवाला दीजिए कि देखिए यहां से मैंने देखा था, आप बताइए थर्ड फॉर्म क्यों आई। तो अगली बार आप इस तरह से क्वेश्चन पूछिएगा। अगला सवाल पूछा है स्वालेहा ने। लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा सवाल है, दैट व्हाट गरम मसाला इज कॉल्ड इन इंग्लिश। गरम मसाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई हैव सर्च्ड इट मेनी टाइम्स, मैंने इसे बहुत बार तलाशा है गूगल पर, बट आई डिडंट फाइंड सर, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। प्लीज पिक माय क्वेश्चन। गरम मसाला, देखिए हिंदी में ऐसी बहुत सारी चीजों के नाम जो हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि गरम मसाले को अगर पीस लिया जाए तो गरम मसाला कहलाता है, उसे ना पीसा जाए तो खड़े मसाले कहलाता है। तो हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में भी ऐसे ही नाम होंगे। इंग्लिश में बहुत लिमिटेड नाम होते हैं चीजों के। तो अगर बात करें गरम मसाले की, तो गरम मसाले को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड ग्राउंड स्पाइसेस। मिक्स्ड ग्राउंड स्पाइसेस बोलते हैं, ये गरम मसाले की जो होती है इंग्लिश होती है। और साथ ही साथ जो है क्या नाम है, आप देखेंगे कहीं गूगल पर भी अगर आप तलाशेंगे तो आपको गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट्स में इसका जो है कोट मिल जाएगा कि गरम मसाले को मिक्स्ड ग्राउंड स्पाइसेस कहते हैं। तो याद रखिएगा गरम मसाले की इंग्लिश। अगला सवाल पूछा है प्रीति ने। लिखा है, गुड नून सर। वेरी गुड नून। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्स। वाइब्स का क्या मतलब होता है? प्लीज पिक अप माय क्वेश्चन। मेरा सवाल पिक कीजिए। कर लिया। वाइब्स का मतलब होता है माहौल, एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसे इंग्लिश में वाइब्स भी कहते हैं। आपने लोगों को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हुए देखा होगा, मॉर्निंग वाइब्स, यानी कि फोटो लगा देते हैं एक सुबह के, उस पर लिखा था मॉर्निंग वाइब्स, या शाम की फोटो इवनिंग वाइब्स, या दोपहर की फोटो नून वाइब्स। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुबह का माहौल देखो कितना अच्छा है, मॉर्निंग वाइब्स। शाम का माहौल कितना अच्छा है, बर्थडे का माहौल कितना अच्छा है, बर्थडे वाइब्स। तो लोग अक्सर फोटोज और वीडियोस के साथ ये टैग करते हैं। मान लीजिए कहीं घूमने गए, बर्थडे पार्टी में, घूमने नहीं बर्थडे पार्टी में गए, तो उस पार्टी में जो फोटोज क्लिक की, तो फोटो के साथ कोई सोच रहे हैं क्या लगाएं, तो समझ में नहीं आता तो लिख देते हैं बर्थडे वाइब्स, यानी कि बर्थडे का माहौल। तो इस तरह से आप
भी इसका यूज कर सकते हैं। तो वाइब्स का मतलब होता है माहौल। अगला सवाल पूछा है लक्ष्मण कुमार यादव जी ने, लिखा है सर हु किल्ड रावण में क्वेश्चन मार्क है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डिड क्यों नहीं आया? सवाल अच्छा है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हु किल्ड रावण, इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी रावण को किसने मारा। अब किसने मारा तो एक सवाल हो गया। सवाल यानी डब्ल्यूएच फैमिली, और डब्ल्यूएच फैमिली का तो रूल होता है कि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यहां तो हेल्पिंग वर्ब आ नहीं रही है, ये तो ऐसे होना चाहिए हु डिड किल रावण, लेकिन ये हु किल्ड रावण है, ऐसा लिखा हुआ भी देखा है। ये कंफ्यूजन क्यों होती है? ये कंफ्यूजन होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में। एक्चुअली में इंग्लिश के और दो भाग जो होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होते हैं। फॉर्मल इंग्लिश होती है एकदम ग्रामेटिकल प्योर, और इनफॉर्मल होती है जिससे बोलने की हमें आदत पड़ जाए या जिससे हम अपनी लाइफ में बोलने लगे, तो एक तरीके से वो भी चलन में आ जाती है, तो वो भी ठीक मानी जाती है। तो यहां पर वही वाला सीन हो रहा है। अगर हम इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश यही होगी हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। एक्चुअल में इसकी हिंदी होगी जिसने रावण को मारा, नाम बताओ। तो यहां सवाल वही पूछ रहा है लेकिन अल्टरनेट तरीके से पूछ रहा है हु किल्ड रावण। और जब अब ग्रामेटिकल तरीके से जाएंगे बिल्कुल ढंग से, तो फिर तो भाई वही है कि डब्ल्यूएच फैमिली का हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तब सवाल होगा हु डिड किल रावण, रावण को किसने मारा। तो दोनों ही सही है, ज्यादा सही हेल्पिंग वर्ब वाला है, लेकिन ये गलत भी नहीं कहेंगे, ये भी ठीक है। अगला सवाल पूछा है सौमिली जी ने, लिखा है सर प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डोंट हैव एंड हैव नो, वेयर शुड वी यूज दोज, हमें इन्हें कहां यूज करना चाहिए। आपने दो चीजें पूछी हैं, पूछा है डोंट हैव का मतलब क्या होता है और पूछा है हैव नो का मतलब क्या होता है, फिर दोनों को यूज कैसे करते हैं। तो मैं आपको पहले डिफरेंस बताता हूं, मीनिंग बताता हूं। डोंट हैव का मतलब होता है पास नहीं है, और हैव नो का मतलब होता है कोई नहीं है। पास नहीं है, कोई नहीं है। सुनिए, पहले पास नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास कैमरा नहीं है, आई डोंट हैव कैमरा। और कोई नहीं है, मेरे पास कोई कार नहीं है, आई हैव नो कार। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, आई हैव नो मोबाइल। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, आई हैव नो फ्रेंड। तो हैव नो कोई नहीं है और डोंट हैव पास नहीं है। अगला सवाल पूछा है महेश जी ने, लिखा है हेलो सर, हाय महेश, इट्स मी महेश पांडे, मेरा नाम महेश पांडे है। जी महेश पांडे जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर। मिस्टेक और एरर में क्या फर्क होता है? सवाल बहुत बढ़िया है। अगर हम सोचें कि मिस्टेक भी बोल देते हैं, एरर भी बोल देते हैं, फर्क क्या है, दोनों का मतलब गलतियां होता है, तो ठीक है। अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो इतना गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप अच्छी इंग्लिश सीख जाते हैं तो आपको गहराई में उतर ही जाना चाहिए ताकि प्योरिटी आ जाए आपकी लैंग्वेज में। तो मैं आपको इन दोनों में फर्क बता देता हूं। मिस्टेक और एरर दोनों का मतलब होता है गलती, यानी कोई गलत चीज कर देना। लेकिन फर्क क्या होता है, अगर आपने गलती से कोई गलती कर दी है तो उसे मिस्टेक कहेंगे। कहते हैं ना गलती से मिस्टेक, हाँ, तो वही है। मतलब आपको उस चीज की नॉलेज थी, आपको पता था, लेकिन गलती से हो गया तो मिस्टेक हो गई। मान लीजिए मैंने लिखा मैं जा रहा हूं, अब मुझे पता है इसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, आई वाज गोइंग। तो ये मेरी मिस्टेक है, मुझे पता था लेकिन गलती से लिख दिया, ध्यान नहीं गया, तो मिस्टेक। और जहां पर आपको नॉलेज की कमी से कोई मिस्टेक कर दे तो मिस्टेक नहीं, वो एरर कहलाएगा, याद रखिएगा। यानी कि गलती से हो जाए तो मिस्टेक, अब ये तो याद रहेगा, गलती से मिस्टेक, और नॉलेज की कमी से हो जाए कि वो चीज आती नहीं थी और गलत कर दी तो वो एरर कहलाएगा। तो ये दोनों में फर्क होता है। अगला सवाल पूछा है कशिश गोयल जी ने, लिखा है हेलो सर, हाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन भर गया इन इंग्लिश। मन भर गया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेरा उससे मन भर गया है, मेरा चाय से मन भर गया है, मेरा तुमसे मन भर गया है, क्या तुम्हारा मुझसे मन भर गया है क्या? तो दिल भर गया है या मन भर गया है को इंग्लिश में कहेंगे नो मोर इंटरेस्ट इन, नो मोर इंटरेस्ट इन। अब जैसे उसका मुझसे मन भर गया है या उसका मुझसे दिल भर गया है तो कहेंगे शी हैज नो मोर इंटरेस्ट इन मी। मेरा चाय से मन भर गया है या मेरा चाय से दिल भर गया है, आई हैव नो मोर इंटरेस्ट इन टी या इन द टी। तो नो मोर इंटरेस्ट इन मतलब मन भर गया है। अब किसी भी चीज में आपका दिल भर जाए या मन भर जाए या किसी का भी भर जाए तो आप कह लीजिए आई हैव नो मोर इंटरेस्ट इन, अब उस चीज का नाम जिसमें मन भर गया है। अगला सवाल पूछा है इलेक्ट्रो गेमिंग ने, लिखते हैं प्लग का मीनिंग क्या होता है। सवाल बहुत छोटा सा और बहुत कॉमन सा है। आप चाहते तो ये चीज गूगल पर भी सर्च कर सकते थे और मैं चाहता तो इसको छोड़ भी सकता था कि गूगल पर ढूंढ लो यार, प्लग का मतलब क्या होता है, मिल जाएगा। मेरे सवाल को पिक करने का मतलब मकसद यही था कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की नॉलेज मिले। अब देखिए इसमें कमाल की चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप गूगल पर जाएंगे और प्लग का मतलब तलाशेंगे तो आपको मिलेगा तोड़ना, और बहुत सारे लोग कहेंगे फूल को, पत्तियों को तोड़ने को प्लग कहते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। प्लग का मतलब होता है तोड़ना, और एक और शब्द है इंग्लिश में ब्रेक, ब्रेक का मतलब भी होता है तोड़ना। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? तो सुनिए, किसी चीज को अगर तबाह करने के लिए हम तोड़ रहे हैं, मान लीजिए ये चीज है, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये किसी काम की रहेगी? नहीं
रहेगी, बेकार हो जाएगी। मोबाइल है किसी काम का रहेगा तोड़ने के बाद, कैमरा है किसी तोड़ने के बाद, तो कोई चीज तोड़ने के बाद किसी काम की ना रहे, डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर ब्रेक का यूज करेंगे। मैं मोबाइल तोड़ दूंगा, आई ब्रेक द मोबाइल, उसने मेरा पेन तोड़ दिया, शी ब्रोक माय पेन, या मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, आई ब्रेक योर हाउस। तो ब्रेक मतलब कोई ऐसा तोड़ना जो टूटने के बाद बेकार हो जाए, तबाह हो जाए। लेकिन किसी चीज को ऐसे तोड़ना कि वो बेकार या तबाह ना हो बल्कि यूज में ही रहे, तो वहां पर प्लग लगाते हैं। जैसे फूल तोड़ना, फूल तोड़ने के बाद क्या होता है, मतलब बेकार नहीं होता है, वो एक यूज में होता है। आप उसको सजाने के यूज में कर सकते हैं, अपने पास रखने के यूज में कर सकते हैं, मतलब वो एक होता है। फल तोड़ लिया आपने, तो फल तोड़ने के बाद क्या होता है, वो यूज में होता है, यानी कि वो बेकार नहीं हुआ है, आप उसे खा सकते हैं, आप उसका और यूज कर सकते हैं। तो यह सब्जी है, सब्जी तोड़ ली मैंने, बेल से तोड़ ली, पेड़ से तोड़ ली, या कहीं से भी तोड़ ली, तो वहां से भी तोड़ी तो वहां सब्जी बेकार हो गई तो नहीं। हाँ, अगर मैं सब्जी को लो की और बीच से पट देने से तोड़ दूं और एकदम चूर चूर कर दूं, स्मैश कर दूं, तो वो बेकार हो गई, यूजलेस हो गई, तो वहां पर ब्रेक का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा तोड़ा कि वो यूज के लिए ही तोड़ी है, तो वहां पर आप प्लग का यूज करेंगे। ये इसका डीपली मतलब था। अगला सवाल पूछा है अप्पू जी ने, लिखा है माय डियर सरताज सर, मेरा क्वेश्चन है अगर कोई एक्सक्यूज मी कहे तो उसे रिप्लाई में क्या कहें, कहा है मतलब क्या कहेंगे। एक्सक्यूज मी का रिप्लाई में प्लीज टेक माई क्वेश्चन सर, अच्छी हिंदी लिखा कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह सारे ध्यान रखा कीजिए। आपने पूछा कि अगर आपको कोई एक्सक्यूज मी कहे तो आप रिप्लाई में क्या कहेंगे। सवाल अच्छा है, लोग अक्सर कहते हैं एक्सक्यूज मी भाई साहब जरा साइड हो जाना, एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या है, तो ये एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करें, माफी चाहता हूं, आपका नाम क्या है, माफी चाहता हूं, जरा रास्ता छोड़ना, ये होता है। तो जब भी आपसे कोई एक्सक्यूज मी कहे तो वो क्यों कह रहा है, क्योंकि आपको वो ध्यान खींचना चाहता है। ये वाला जो फ्रेज है ये ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, मतलब आप बात कर रहे हैं, पीछे से कोई एक्सक्यूज मी, तो उसने एक्सक्यूज मी क्यों बोला, मेरा ध्यान पहले अपनी तरफ खींचने के लिए, फिर मैं मुड़ूंगा, फिर वो अपना सवाल पूछेगा। तो जब भी आपको कोई एक्सक्यूज मी बोले तो आप सब लोग उसके दो चीजों में रिप्लाई कर सकते हैं, यस यस बोल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा एक्सक्यूज मी अप्पू जी, तो आप कहेंगे यस जी बताइए, या फिर आप दूसरा बोल सकते हैं आई एम सॉरी, तो किसी ने कहा एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी, तो ये भी जवाब हो सकता है। बड़ा अजीब सा लगेगा वो एक्सक्यूज मी बोले, मैं आई एम सॉरी बोलूं, तो मैं यस बोल देता हूं, ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी आज की संडे वाली क्लास, जिसमें आई एम श्योर आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी इंग्लिश के बारे में। गाइस आपको तो बताइए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है सरताज स्टोरीज, यार प्लीज उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर मैं व्लॉग्स वगैरह डालता रहता हूँ, आप उससे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज संडे वाली वीडियो में आपको नॉलेज मिली और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। और ठीक है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को भी पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप कितना और कैमरे में घुसूँ, मैं खुद को देखते हुए अच्छा लग रहा है, ये नया लेंस है तो पूरा वाइड दिख रहा है। चलिए, तो अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ग्रुप वगैरह में तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।